हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन ट्रेनिंग और एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स जो हैं उन दोनों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और चैप्टर बताऊंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंशन ट्रेनिंग। सबसे पहले एक्सटेंशन ट्रेनिंग के क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, जिसको कि क्या प्रसार प्रशिक्षण के नाम से भी जानते हैं। क्या? प्रसार प्रशिक्षण, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रसार प्रशिक्षण, एक्सटेंशन ट्रेनिंग, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक है आज का उसमें है कि प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ। सेकंड टॉपिक आपका क्या है? प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, प्रसार शिक्षण पद्धति, ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग प्रसार प्रशिक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रो दे दूं। प्रसार प्रशिक्षण होता क्या है? तो इसमें है क्या कि किसी कार्य को उपयुक्त और उचित तरीके से, बेहतर तरीके से करने के हेतु किसकी आवश्यकता होती है? प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ओके, किसकी? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और प्रशिक्षण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य करने के योग्य हो सके। ठीक, तो विशेष कार्य की जब हम ट्रेनिंग किसी को देंगे, सिखाएंगे, तो उसको हम प्रसार के अंतर्गत, प्रसार प्रशिक्षण के अंतर्गत रखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न यही है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य को करने के योग्य हो सके, तो उसको क्या कहेंगे? नियोजन, प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यक्रम। तो इसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, प्रशिक्षण। ठीक, ट्रेनिंग उसको क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य को करने योग्य हो सके। ठीक है, तो ये किसका है? प्रशिक्षण का, मतलब कि ट्रेनिंग का उदाहरण है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में प्रसार प्रशिक्षण एक टॉपिक है और उसी के अंतर्गत मैंने इन प्रश्नों को लिया। मुझे लगा कि ये लेना चाहिए तो मैंने इसको लिया है और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं और उसको करते हुए हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रसार प्रशिक्षण मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज़ कि जब हम ज़्यादा अच्छे से स्किल मतलब जैसे कौशल डेवलप करने के लिए ही इसका कार्य करते हैं, तो इससे क्या होता है? व्यक्ति की मनोवृत्ति, कार्यक्षमता, ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। किसमें? मनोवृत्ति, कार्यक्षमता, ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को बेहतर और अच्छा जीवन प्रदान करना है। तो किस तरह के लोग हैं जिनको अच्छा जीवन प्रदान करना है? ए है ग्रामीण तथा पिछड़े, बी है गरीब, सी है अमीर और डी है आपका शहरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण तथा पिछड़े लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ग्रामीण तथा पिछड़े लोग। प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? लोगों को बेहतर अच्छा जीवन प्रदान करना है। कौन से लोगों को? ग्रामीणों, क्योंकि जो हमारा प्रसार शिक्षा है वह विशेष रूप से किसके लिए? ग्रामीण समुदाय के लोगों के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है? यह डिफिनीशन पूछ रहा है कि यह कथन किसका है। तो ग्रामीण लोगों के ज्ञान के फैलाव को हम कहते हैं। तो ये पहला है, ए है आपका रामाभाई, बी है आपका डब्लू भट्ट, सी है रेड्डी और डी है आपका दहामा। तो यहाँ पर जो ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। ज्ञान के फैलाव की एक्सटेंड करने की बात हो रही है, जो कि टेंशियो वर्ड है। टेंशियो जो कि लैटिन भाषा के टेंशियो शब्द से लिया गया है। तो ये क्या है? ये कथन किसका है? ये डब्लू भट्ट का कथन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यह कथन किसका है? डब्लू भट्ट का है। प्रसार शिक्षण एक पद्धति है, अव्यवहारिक पद्धति है, व्यवहारिक शिक्षण है, सामूहिक शिक्षण है या विज्ञान शिक्षण है। तो प्रसार शिक्षण एक पद्धति है, कौन सी? एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। कौन सी? ये अप्लाइड है, ठीक है, क्योंकि इसको करके सीखने की बात यहाँ पर होती है, मतलब करके देखते हैं, करके सीखते हैं। तो ये एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। अगला है, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है नमनीयता का, विभिन्नता का, निर्भरता का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व किसका है? नमनीयता का है। प्रसार शिक्षण करते समय हमें किसी नमनीयता का गुण होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतर की सूक्ष्मता को समझाया है किसने? लिंटर ने, पारिक ने, डॉक्टर सोहन ने या
लीगन्स ने। तो प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतर को किसने समझाया है? ये डॉक्टर लीगन्स महोदय ने, डॉक्टर सोहन ने बहुत ही सूक्ष्मता से इसके अर्थ को समझाया है। अच्छा, मैं इसकी बात करूं तो इसकी डिफिनेशन भी मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर सोहन ने इसकी क्या डिफिनेशन दी है। प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतर को समझाया है। इन्होंने कहा कि प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतर जो है, शिक्षा द्वारा बिना पूर्व निर्धारित उद्देश्य से व्यक्ति में उन सभी प्रकार के गुणों को उत्पन्न करना है। मतलब शिक्षा के द्वारा जैसे हम एक पूरा सारी चीज़ें उसमें क्या सब कुछ सिखाते हैं और कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें बिना पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से व्यक्ति में उन सभी प्रकार के गुणों को उत्पन्न करना है। ये किसका? शिक्षा के द्वारा। जबकि प्रशिक्षण द्वारा पूर्व निर्धारित कार्य को संपादित करते हुए ज्ञान, कौशल, आवश्यक दृष्टिकोण को अर्जित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डॉक्टर सोहन महोदय है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि जो शिक्षा है उसमें शिक्षा के द्वारा क्या होता है, इसमें कुछ भी पहले से निर्धारित नहीं होता, आपको सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि आपको हर चीज़ का ज्ञान हो जाए। लेकिन प्रशिक्षण क्या है, इसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं और हमें पता होता है कि हमको इस एरिया में क्या करना है, हमें इन्हेंसमेंट लाना है, उसको और अच्छा बनाना है। तो उसमें क्या ज्ञान, कौशल और आवश्यकता के दृष्टिकोण को अर्जित करना ही क्या है? प्रशिक्षण है। तो प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतर को सूक्ष्मता से किसके द्वारा समझाया गया? डॉक्टर सोहन के द्वारा समझाया गया। प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए आवश्यक है प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्य की स्पष्टता, प्रशिक्षण विधियों की उपयोगिता, प्रशिक्षण उपादेयता संबंधी विवेचना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। तो क्या? प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्य भी आवश्यक है, प्रशिक्षण विधियों की उपयोगिता भी आवश्यक है और प्रशिक्षण उपादेयता संबंधी विवेचना भी आवश्यक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अच्छा, मैं बात करूँ कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए क्या आवश्यक है, तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे पहला इसमें दिया हुआ है प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्य की स्पष्टता, फिर उसके बाद आप नोट कर सकते हैं समस्या समाधान हेतु प्रशिक्षण की सार्थकता, ये भी उस सुधार लाने के लिए आवश्यक है। क्या है? समस्या समाधान हेतु प्रशिक्षण की सार्थकता। फिर उसके बाद उद्देश्यानुसार विषय वस्तु की गहनता। चौथा पॉइंट है प्रशिक्षण विधियों की उपयुक्तता। पांचवा पॉइंट है प्रशिक्षुओं की आवश्यकता, अभिरुचि तथा क्षमता। और छठा पॉइंट है मान्य शिक्षण सीख के सिद्धांतों का उपयोग। और 7वां पॉइंट है प्रशिक्षण उपादेयता संबंधी विवेचन, ठीक, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें 3 पॉइंट तो दिए हुए हैं, 4 पॉइंट मैंने आपको और बता दिए हैं। अगला प्रश्न है प्रसार कार्यकर्ता के चुनाव, तबादले तथा प्रोन्नति के बाद ही प्रशिक्षण होता है। कौन सा प्रशिक्षण होता है? प्रारंभिक, सतत, पुनश्चर्या और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार कार्यकर्ता के चुनाव, तबादले तथा प्रोन्नति के बाद कौन सा प्रशिक्षण होता है? प्रारंभिक प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे बात मैं करूँ कि प्रशिक्षण के स्तर की, तो जो प्रशिक्षण का स्तर होता है, ये जो बताया है इन्होंने, प्रशिक्षण का स्तर कितना होता है? प्रशिक्षण के स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्रशिक्षण के 3 स्तर होते हैं। एक होता है, सबसे पहला होता है प्रारंभिक, यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है प्रारंभिक, ठीक। पहला कौन सा हो जाता है? प्रारंभिक, दूसरा है सतत और तीसरा है पुनश्चर्या, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रारंभिक में कौन सा हो जाता है? इनिशियल। प्रारंभिक को हम इनिशियल इंग्लिश में कहेंगे, सतत कंटिन्यूअस हो गया और पुनश्चर्या में रिफ्रेशर हो गया। तो ये होते क्या है, ये तीनों स्तर अगर पूछे जाएँ कि ये 3 प्रशिक्षण के स्तर हैं, ये उन्हीं के नाम हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रारंभिक, सतत और पुनश्चर्या। तो सबसे पहले जो पहला वाला है प्रारंभिक, इसमें लिखा हुआ प्रसार कार्यकर्ता के चुनाव, तबादले तथा प्रोन्नति के बाद ही प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रारंभ होता है, जिससे प्रसार कार्यकर्ता अपने कार्य के उपयुक्त बन सके, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रारंभिक हो गया। अच्छा, सतत में क्या होता है? सतत में आपका होता है व्यक्ति के आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तनों में समरूपता सतत प्रशिक्षण के द्वारा ही बनी रह सकती है। तो उपयुक्त परिवर्तन लाने के लिए ही इस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।
तो ये आपका सेकंड हो गया। और ये आपका पुनश्चर्या, जिसको कि रिफ्रेशर कहते हैं, उसमें क्या होता है, अनुभवी कार्य, जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं उन अनुभवी कार्यकर्ताओं को नवीन ज्ञान, विज्ञान तथा विषय वस्तु से अवगत कराने के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यह कार्यक्रम प्रायः औपचारिक रूप से चलाया जाता है, जिससे अनुसंधानों द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रसारकर्ता द्वारा उपयोग हो सके। तो इस तरह से जो ये आपका ये टॉपिक था आपका प्रसार प्रशिक्षण का, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगला हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, और उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षण एक पद्धति है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रसार शिक्षण पद्धतियों के बारे में। प्रसार शिक्षण एक पद्धति है, अव्यवहारिक, व्यवहारिक शिक्षण पद्धति और सामूहिक शिक्षण या विज्ञान शिक्षण। तो प्रसार शिक्षण कैसी पद्धति है, एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है, नमनीयता का, विभिन्नता का, निर्भरता का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो नमनीयता का है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका विशेष महत्व है, नमनीयता का विशेष महत्व है, मतलब लचीला होना चाहिए प्रसार शिक्षण पद्धति को। अगला प्रश्न है, प्रसार की विधियां प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि एक मैकेनिक के लिए मशीन, रिंच, पेचकस, घन और हथौड़ा आवश्यक है। यह कथन किसका है, स्मेंजर का, धामा का, डॉक्टर रणजीत सिंह का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये करेक्ट है, मतलब ये कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग घर में जानते हैं ना, मशीन, रिंच, पेचकस, घन, हथौड़ा। तो विधियाँ जो प्रसार शिक्षण की विधियाँ हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उतनी ही उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई भी काम है, इलेक्ट्रॉनिक काम करना है, नल खोलना है या कुछ भी करना है, अगर हमारे पास रिंच या ये सारे सामान नहीं है तो हम उसको नहीं कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से विधियाँ ऐसी चीज़ है कि जिससे कि हमें प्रसार कार्य में सहायता मिलती है। तो इसलिए ये कथन किसके द्वारा है, स्मेंजर, धामा, डॉक्टर रणजीत सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल ये पार्ट्स के नाम है, उसी तरह से ये भी नाम जो है स्मेंजर महोदय का, उसको आप याद रखेंगे रिलेट करके, तो भूलेंगे नहीं। स्मेंजर महोदय का ये कथन है। प्रसार शिक्षा में पहला चरण किस चीज़ का है, सेटिस्फैक्शन का, एक्शन का, अटेंशन का, इंटरेस्ट का। तो प्रसार शिक्षण जो है उसमें पहला चरण कौन सा है, तो सबसे पहले ध्यान देना है, मतलब ध्यानाकर्षण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है अटेंशन, वो सबसे पहला चरण है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रसार शिक्षा के चरण थोड़ा बताना चाहूँगी, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे तो प्रसार शिक्षण के 8 मेन चरण हैं, 8 में आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद जो 6 रहते हैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो आप नोट कर लें कि स्टेप्स, जो आपके स्टेप्स हैं प्रसार शिक्षा के, एक्सटेंशन एजुकेशन के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, आप बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आप नोट करें अटेंशन, सबसे पहले क्या, अटेंशन। फिर उसके बाद दूसरा हो जाता है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद तीसरा नंबर पे आता है डिज़ायर, डिज़ायर के बाद चौथा है कन्विक्शन, पांचवा है नॉलेज, और छठवां है आपका एक्शन, और 7वां है सेटिस्फैक्शन, और 8वें में है आपका इवैल्यूएशन। ओके, अगर मैं हिंदी में बात करूं कि अगर ये स्टेप्स जो हैं, अगर हिंदी में बात करूं, सबसे पहला स्टेप होता है वो है ध्यानाकर्षण, जिसको मैंने अटेंशन आपको बताया है। तो फिर उसके बाद दूसरा है आपका इंटरेस्ट, जो है कि आपका अभिरुचि, ठीक। तीसरा है आपका डिज़ायर, जो कि है आपकी आकांक्षा। चौथा है आपका कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब विश्वास। फिर 5वां पॉइंट है आपका नॉलेज, जो नॉलेज का मतलब आपका जानकारी होना। फिर 6ठा पॉइंट है एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया। 7वां है सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, और 8वां है आपका मूल्यांकन, मूल्यांकन इवैल्यूएशन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन के अगर स्टेप्स आ जाते हैं, अरेंज करने के लिए आते हैं, तो आप इस तरह से इसको आप नोट डाउन कर लें, तो आपके ये कभी गलत नहीं होंगे। और जो 6 जो मेन हैं, जो अक्सर आ जाते हैं, तो उसमें अटेंशन है, इंटरेस्ट है, डिज़ायर है, कन्विक्शन है, एक्शन है और सेटिस्फैक्शन है। तो इस तरह से 6 इस तरह से भी हो सकते हैं। पूरे मैंने 8 चरण आपको बता दिए हैं, उसी हिसाब से आपको अरेंज करना होगा। अगला है ऐसा संपर्क जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, जिनसे कार्यकर्ता सभाओं, कार्यक्रम आदि के द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है 2 या 2 से अधिक लोग, व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, विराट संपर्क या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके किसके अंतर्गत आता है, ये आपके सामूहिक संपर्क के अंतर्गत आता है, ग्रुप कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका
एकदम सही हो जाएगा। तो ये जो वर्गीकरण है ये किसके, व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क या विराट संपर्क या फिर इसको मास कॉन्टैक्ट भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसके अंतर्गत, कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा, तो ये जब प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण होगा, अर्थात कि जैसे हम यूज करते हैं कोई चीज उसके आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तब व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क और विराट संपर्क किसके आधार पर, जब प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण होगा। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क में जैसे खेत या फॉर्म पे मिलना, कार्यालय में मिलना, मतलब आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट हम कन्वर्सेशन करते हैं। फिर ग्रुप की बात अगर हम करें तो ग्रुप में क्या होता है, एक समूह होता है, वहां पर हम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को, अच्छा ग्रुप का ये होता है कि आपको फीडबैक भी मिल जाती है तुरंत, और कोई क्वेरी होती है तो वो भी आपकी तुरंत सॉल्व हो जाती है। इसके अंतर्गत आपका विधि प्रदर्शन आता है, व्याख्यान आता है, सभा आता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गया और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गए। ठीक है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। विराट संपर्क के अंतर्गत मतलब मास कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आपकी मुद्रित सामग्रियां आती हैं, पोस्टर चार्ट आते हैं, और फिर आपके दृश्य श्रव्य साधन आते हैं, टेलीविजन आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि अगर प्रश्न में आता है प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर उसको हम कितने भाग में बांट देते हैं, उनको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिगत, सामूहिक और विराट संपर्क, तो 3 भाग में बांट सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा संपर्क जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो यह किसके अंतर्गत, ये आपके सामूहिक संपर्क के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रसार कार्य आरंभ करते समय ध्यान रखना चाहिए, संस्कृति का, रीति रिवाज का, भाषा का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार कार्य जब हम आरंभ करते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होता है वो आवश्यक होता है कि हमें लोगों को आवश्यकता क्या है, आवश्यकता किस चीज़ की है, वही हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो न संस्कृति का, रीति रिवाज या भाषा का, ये कुछ भी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है। रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, विराट संपर्क। तो ये अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा जो संपर्क होता है वो हमारा मास कांटेक्ट के अंतर्गत, विराट संपर्क के अंतर्गत आता है, और ये किसके, ये प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण है। खेत और घर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना क्या कहलाता है, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको। खेत और घर पर संपर्क कहलाना क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, विराट संपर्क या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वह व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, परिपत्र आदि किस प्रकार शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं, लिखित के, मौखिक के, दर्शनीय के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं ये हमारी लिखित सामग्री के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे लिखित है, मौखिक है और दर्शनीय है, 3 प्रकार का ये वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो समाचार पत्र क्या, लिखा ही तो हुआ होता है ना, तो लिखा हुआ होता है तो इसलिए ये लिखित हो गया। पत्रिकाएं वो भी आपका मुद्रित सामग्री के रूप में है, तो वो भी आपके इसी के अंतर्गत आएंगी। और फिर उसके बाद ये मुद्रित सामग्री के रूप में आएंगी। परिपत्र मतलब सर्कुलर, कोई भी चिट्ठी, लेटर, वो सब आ जाता है परिपत्र के रूप में। ठीक, तो ये यहाँ पर ये हमारा किसके अंतर्गत, ये लिखित के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये किसके आधार पर वर्गीकरण है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरूप के आधार पर, स्वरूप या प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, तो उसमें आपका आ जाता है लिखित, मौखिक और दर्शनीय या वस्तुनिष्ठ। ठीक है, लिखित, मौखिक, दर्शनीय या वस्तुनिष्ठ। तो दर्शनीय या वस्तुनिष्ठ आता है, तो ये एक अलग कैटेगरी है। तो ये किसके आधार पर है, ये आपका है स्वरूप या प्रकृति के आधार पर। इससे पहले वाला मैंने जो आपको बताया था व्यक्तिगत, सामूहिक और विराट वाला, विराट संपर्क वाला, वो किसके आधार पर था, वो प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण था। तो ये किसके, फॉर्म के आधार पर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म और नेचर। ठीक है, फॉर्म या प्रकृति के आधार पर ये वर्गीकरण दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, चलचित्र निम्न में से किस प्रकार की प्रसार विधि के अंतर्गत आते हैं। मूवीज किसके अंतर्गत आएंगी, लिखित, मौखिक, दर्शनीय या उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया मूवीज क्या है, टीवी में जो मूवीज थिएटर्स हैं ये सब किसके, हमारे मास के अंतर्गत, दर्शनीय या वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं ना, वो उसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आंखों से देख रहे हैं। लिखित, मौखिक के अंतर्गत नहीं। तो ये भी किसके अनुसार वर्गीकरण किया गया है, स्वरूप या प्रकृति के आधार पर
पर ये भी वर्गीकरण किया हुआ है। अगला प्रश्न है से तात्पर्य है कि किस दशा में कौन सी विधि कितना प्रभाव जनमानस पर डालती है। कि किससे तात्पर्य है, प्रसार कार्य से, कार्यकुशलता, प्रसार विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है कार्य कुशलता। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्य कुशलता। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि कार्य कुशलता से तात्पर्य है कि किस दशा में, मतलब कैसी कंडीशन है, कौन सी विधि है, कितना प्रभाव जनमानस पर डालती है। तो ये आपकी कार्य कुशलता पर निर्भर करता है कि जिस प्रकार से हमारे पास लोग हैं, जिस प्रकार से पॉपुलेशन है, उसी प्रकार की विधि का हम प्रयोग करेंगे। अगर हमें पर्सनली बात करना है तो व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। अगर हमें किसी चीज़ को एक बार में सबको बताना है तो हम मतलब एक बार में सबको बताना है और लोगों की राय भी लेनी है तो हम समूह का प्रयोग करेंगे। अगर सिर्फ मैसेज कन्वे करना है तो हम क्या करेंगे, तब मास कांटेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ग्रामीणों का मानसिक एवं शैक्षणिक स्तर, आर्थिक स्थिति, शिक्षण साधन की उपलब्धता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता, समय की उपलब्धता, सामान्य स्थानीय परिस्थितियां या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, उपरोक्त सभी। नाटक, कठपुतली निम्न में से किस प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। तो नाटक और कठपुतली ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारे दर्शनीय, क्योंकि हम इसको देखते हैं। तो ये भी हमारा नेचर के अकॉर्डिंग ही वर्गीकरण है, लिखित, मौखिक और दर्शनीय। ठीक है, किस तरह से, लिखित, मौखिक और दर्शनीय, विजुअल। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत, ये विजुअल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है नो सिंगल रूल ऑफ थंब कैन बी गिवन फॉर द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ द वेरियस एक्सटेंशन मेथड्स टू इंश्योर सक्सेस इन ऑल सिचुएशन। यह कथन किसका है, ये एक डिफिनेशन दी हुई है और आपसे पूछा है कि यह डिफिनेशन किसकी है। तो यह डिफिनेशन रेड्डी महोदय की है। ओपी धामा, रणजीत सिंह रेड्डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। किसके है, या ओपी धामा महोदय की यह डिफिनेशन है। हमारा अगला प्रश्न है कि ये आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड से ही मैंने आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर को यहाँ से लिया है और साथ ही साथ में और आपको मैं प्रीवियस ईयर के भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराऊंगी। परिणाम प्रदर्शन द्वारा प्रणाली प्रदर्शित की जाती है। तो परिणाम प्रदर्शन के द्वारा कौन सी प्रणाली, कृषि संबंधी, पशु पक्षी संबंधी, उद्योग धंधे संबंधी या उपयुक्त सभी। तो परिणाम प्रदर्शन के द्वारा मतलब रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दो प्रकार का, कौन सा, एक होता है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन और दूसरा होता है परिणाम प्रदर्शन। तो ये दोनों कृषि संबंधी, पशु पक्षी, उद्योग धंधे संबंधी, उपयुक्त सभी, तो ये आपका परिणाम प्रदर्शन के भी अंतर्गत आता है और आपका रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत भी आता है। तो ये दोनों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, उपयुक्त सभी। अगला है अभियान संबंधी संदर्भ हो सकता है बीज एवं खाद वितरण, संक्रामक रोगों से पशुधन की रक्षा, कुओं तथा तालाबों की मरम्मत, उपयुक्त सभी। तो अभियान क्या है, कैंपेनिंग। हाँ, ठीक है, तो इसमें ये बिल्कुल हो सकता है। बीज एवं खाद के लिए भी आप अभियान चला करके लोगों को संक्रामक रोगों के लिए भी, पशुधन के लिए भी, कुओं तथा तालाबों की मरम्मत, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। परिपत्र होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त एवं स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ, विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, छपाई स्पष्ट होनी चाहिए और उपयुक्त सभी। ये सब एक्सटेंशन टीचिंग एड्स ही हैं, परिपत्र वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ हो वो क्या हो, स्पष्ट होनी चाहिए। तो संक्षिप्त एवं स्पष्ट भाषा में बिल्कुल सही, विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, छपाई स्पष्ट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है कि आपका ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। अगला प्रश्न है परिपत्र को कहते हैं, परिपत्र को क्या कहते हैं, गहरी चिट्ठी, हल्की चिट्ठी, गश्ती चिट्ठी, उपयुक्त सभी। तो परिपत्र को हम क्या कहते हैं, गश्ती चिट्ठी, मतलब सर्कुलर लेटर, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन को ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वही लेटर होता है और सबके पास जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, गश्ती चिट्ठी के नाम से भी उसको हम जानते हैं। पर्चा में सूचनाएं होती हैं, लीफलेट्स की बात हो रही है, एक विषय से संबंधित, दो विषय से संबंधित, कई विषय से संबंधित,
या उपयुक्त में से सभी। तो जो पर्चे होते हैं उनमें कैसी सूचनाएं होती हैं, उनमें एक ही विषय से संबंधित सूचनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। विज्ञप्ति पत्र एवं लघु पुस्तिका, लघु पुस्तिका आपका बुलेटिन जो होती हैं उनके बारे में कह रहा है कि वो बुलेटिन्स हो गई और एडवर्टीजमेंट लेटर जो हो गया वो एक विषय से संबंधित है, कई विषयों से संबंधित है। उपयुक्त दोनों गलत है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, कई विषयों से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता, स्थानीय स्थितियां, प्रसार कार्यकर्ता शिक्षण की कार्यक्षमता, उपयुक्त सभी। तो प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हो जाएंगे, शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता, स्थानीय स्थितियां, प्रसार कार्यकर्ता, शिक्षक की कार्यक्षमता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवाद का प्रकार है। संवाद, ठीक, प्रतियोगिता है, सेमिनार है, कार्यशाला है, उपयुक्त सभी। तो जो संवाद है, कन्वर्सेशन होता है एक दूसरे के बीच में, तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार यह प्रमाणित हो चुका कि प्रसार कार्यकर्ता जब मात्र एक प्रसार शिक्षण पद्धति द्वारा अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है तो उसका प्रभाव ग्रामीण परिवारों में लगभग 1/3 भाग पर पड़ा है। जब एक ही प्रसार शिक्षण पद्धति का प्रयोग हुआ है तो उसका मतलब 1/3 लोगों पर ही उसका प्रभाव पड़ा है। तो यह आंसर यह किसने कहा है, तो यह सूपे महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में बलवंत राय मेहता, सूपे, टाइलर, डॉक्टर स्मिंजर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अगर आप एक ही शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं तो कम लोगों को बातें समझ में आती हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण पद्धति का अत्यंत सफल स्वरूप कौन सा है? काम करके सीखना, पढ़ना सीखना, प्रयोग करके सीखना, अभ्यास करके सीखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाता है कि काम करके सीखना, करके सीखना। वैसे भी शिक्षण पद्धति जो हमारी प्रसार शिक्षा पद्धति है वो करके सीखने पे होती है, तो काम करके सीखना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण, मशीनीकरण, यंत्रों, उपकरणों, कंप्यूटरों और नाना प्रकार की तकनीकी से भरे इस युग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक, ज्ञान विस्फोटक, आविष्कारक, परमाणु विस्फोटक। तो औद्योगिकरण, मशीनीकरण, यंत्रों, उपकरणों, कंप्यूटरों और नाना प्रकार की तकनीकों से भरे इस युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ज्ञान विस्फोटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। औपचारिक शिक्षण कैसी शिक्षण पद्धति है? औपचारिक शिक्षण कैसी शिक्षण पद्धति है? संस्थागत, धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत। तो औपचारिक की बात हो रही है, तो औपचारिक जो शिक्षण पद्धति होती है वो एक संस्था में होती है, एक निश्चित सिलेबस होता है, उसका टाइम टेबल होता है। तो यह औपचारिक शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आती है और यह एक संस्थागत पद्धति होती है, जैसे हमारे स्कूल, कॉलेज एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। फिर अगला प्रश्न है, आजकल प्रसारण पर आधारित जनसंचार माध्यमों में किसका महत्व है? ट्रांजिस्टर का, वीडियोग्राफी का, टेप रिकॉर्डर का, टेलीविजन का। तो जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो टेलीविजन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जनसंचार माध्यमों में इसका प्रयोग किया जाता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, इंजॉय मेल, इमोशनल मेल। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम है। और कुछ प्रश्न आपके प्रसार शिक्षा के, राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किसके द्वारा संचालित होती हैं? यूजीसी के द्वारा, AIWEF के द्वारा, ICAR के द्वारा, CSIR के द्वारा। तो जो आपके राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? या CSIR के द्वारा संचालित होते हैं। अच्छा, CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। और यह एक क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सन 1942 में इस्टेब्लिश की गई। कब की गई? सन 1942 में इस्टेब्लिश की गई। और ये एक क्या है? अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट बॉडी है, नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है और यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। अगला प्रश्न है, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? 1952 में।
चेन्नई में, केरल में, पूना में या लुधियाना में। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये चेन्नई मद्रास में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा है प्रशासन एक कला एक विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों, कला एवं विज्ञान दोनों। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कंप्यूटर के जनक का नाम क्या है? कंप्यूटर के जनक का नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैकअप प्रोग्राम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर जो हार्डवेयर दूसरी चीज़ है और बैकअप प्रोग्राम्स दूसरी चीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? यह सॉफ्टवेयर है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर वायरस जो है यह एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, कंप्यूटर वेयर क्या है? ये सॉफ्टवेयर लिखा है ना यहाँ पे, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे आपके कंप्यूटर के ऑपरेशन को और कंप्यूटर के डेटा को डिलीट करने या फिर हानि पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या है? या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आप वायरस के नाम ढूंढेंगे और उपरोक्त में से कोई नहीं आपको लगेगा, लेकिन बिल्कुल सही है और आंसर भी बिल्कुल यही दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल नो डाउट कौन सा आंसर सही है? सॉफ्टवेयर सही है। यहाँ पर यह है कि तो अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है और आयोग ने भी इसका आंसर ए माना है। अगला प्रश्न है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और मॉनिटर। हाँ, तो आउटपुट डिवाइस इसमें कौन है? तो जिसमें चीज़ें हमें बाहर निकल करके आती हैं, आउटपुट हमें मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जबकि आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये क्या है? आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, लिंगुआ फोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री का है, दृश्य सामग्री का या क्रिया सामग्री का। तो लिंगुआ फोन जो है यह आपका श्रव्य सामग्री का, सुनने वाला श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। अगला है, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है मदरबोर्ड, सीपीयू, एलयू, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। तो किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, आईसीटी से अभिप्राय है। आईसीटी का फुल फॉर्म मतलब पूछ रहा है आपको। तो आईसीटी से क्या अभिप्राय है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आईसीटी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है कि आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता, प्रधान रसोइया, आहार विशेषज्ञ, फैशन डिजाइनर या भौतिक शास्त्री। तो एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता है? एक भौतिक शास्त्री नहीं बन सकता है, क्योंकि फिजिशियन क्या बन सकता है? नहीं, बिल्कुल डाइटिशियन बन सकता है, आपका प्रधान रसोइया बन सकता है, फैशन डिजाइनर बन सकता है, लेकिन भौतिक शास्त्री नहीं बन सकता है। अच्छा, गृह विज्ञान की शिक्षा एक नारी की पूर्णता प्रदान करती है और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। पारिवारिक स्तर के उत्थान में, पोषण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, जैसे शिक्षिका, अनुसंधान सहायिका, डाइटिशियन, नर्सरी स्कूल संचालिका, गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता, डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ, फैशन डिजाइनर, बाल शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, परिवार कल्याण तथा जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में एक गृह वैज्ञानिक जो है वो ये सब बन सकता है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग। ओके, बाय।